हेलो, मेरा नाम है जीशान और हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना जो सा चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 10th का, लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन चैप्टर में हम लोगों ने लाइट्स के बारे में बात कर लिया था कि लाइट क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ चुके हैं हम लोग। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ जो उसमें होती है साइन कन्वेंशन की, कब यू पॉजिटिव लेना है, कब यू वी पॉजिटिव लेना है, कब एफ निगेटिव, कब एफ पॉजिटिव, और जो मिरर फार्मूला है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर नेक्स्ट चैप्टर, उसी चैप्टर का अगला पार्ट जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पहली चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन की, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ भी पढ़ेंगे और इसमें हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय स्लैब भी पढ़ने वाले हैं। ओके, इसी चीज़ें शायद लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ तो हम लोग इसी चैप्टर में आगे लेंस के बारे में पढ़ लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, पाइलेट जो भी लेंसेस हैं हमारे, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ये जो जिस तरह से ये लिखा हुआ है हम लोग उसी सेम पैटर्न में फिर चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन देखिए ऐसा है, जैसे हम लोग ने एक लॉ पढ़ रखे हैं हम लोग कि इस तरह से कोई अगर हमारी सरफेस है तो लाइट की रे जिस एंगल पे आती है उस एंगल से वापस चली जाती है, इसका कोई भी पार्ट इस साइड के इधर नहीं आता है, राइट। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल रे होती है और ये हमारा, ठीक है, नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन बट इन केस ऑफ ये रिफ्लेक्शन का है, ठीक है, हमें बात करनी है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट, हम रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात ना करके हम लोग ये बात करते हैं कि लाइट रे जिस एंगल पे आती है वो इस सरफेस से अगर इसका सरफेस का मीडियम, मान लीजिए ये एयर है और ये किसी मीडियम में एंटर कर जाती है, ठीक है, तो अंदर ये फिर उसके किस एंगल पे एंटर करेगी, ठीक है। लाइट क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो लाइट होती है वो सीधी ना चल के थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर लेती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कि मीडियम क्या है, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज बताई गई थी पिछले वीडियोस में कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पे। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी बताई गई आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको रट लेनी है क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो स्पीड ऑफ लाइट आपको दी जाती है, नहीं दी जाती है तो आपको याद रखनी होती है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, राइट। तो वैक्यूम हम कह सकते हैं किसी मटेरियल को हम लोग मीडियम कहते हैं। मीडियम जो है कि जहाँ पे कोई मटेरियल हो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जिसमें चेंज होती है, डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। एक होता है वैक्यूम जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता और कोई दूसरी चीज नहीं होती, और एक होता है मीडियम जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है। ये बात हम लोग पहले से ही आपको बताई जा चुकी है। अब किस तरह से डिपेंड करेगी वो हम लोग आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए जो हमारे आपकी बुक में दी गई है हेडिंग रिफ्रैक्टिव मटेरियल की, वो इस तरह से दी गई है कि मटेरियल उसको कहते हैं जिसमें से लाइट कैन पास करते हैं। लेकिन पास तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो थोड़ी सी डेफिनेशन है थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो वैक्यूम में भी पास करती है लेकिन वैक्यूम को तो हम मीडियम नहीं कहते हैं, ठीक है।
तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग साउंड के केस में बोल सकते हैं कि जहां से स्पीड जहां साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड आप लोग जानते हैं, साउंड कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट जहां सबसे ज्यादा होती है तो साउंड वहां पे ट्रेवल ही नहीं कर सकता, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। और स्पीड और साउंड कैन ट्रेवल, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने ये चीज पहले सुनी हुई होगी अपने पिछले चैप्टर्स में, क्लास 7th 8th में, कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो जहां आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जहां स्पीड ऑफ जहां साउंड चल सकता है उसको हम मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हमारी इसमें रिफ्रैक्शन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी आती है वो आती है, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्नेल्स लॉ की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले सकेंगे। क्या होता है कि आपके जो लेक्चर्स वगैरह पढ़े हुए हैं या शायद बुक में भी आपके में स्नेल्स लॉ पहले दे दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में समझाया गया, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले समझेंगे, उसी पे डिपेंड करता है हमारी रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन आपको पहले मैंने बताया कि जब मीडियम लाइट मीडियम को चेंज कर दिए तो वो या तो उसके उस साइड बेंड हो जाती है नॉर्मल के, या उससे अलग चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो मीडियम है हमारा वो दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइट डिपेंड करती है जब वो रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए। तो मीडियम आप बेसिकली दो मीडियम समझ सकते हैं, एक होता है हमारा रेयर मीडियम, ठीक है, हल्का मीडियम, और एक होता है हमारा डेंसर मीडियम। यहां पे हम लोग डेंसिटी की बात ना करके ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, राइट, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताया कि जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी चीज पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक कौन रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, राइट। मैंने आपने बुक में पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन या जो है वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैंने मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों लिख दिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैक्यूम या एयर को भी एक मीडियम ही माना है, क्योंकि यहाँ ऊपर एयर होगी, नीचे कोई दूसरा मान लीजिए दूसरे सरफेस पर पानी है, तो लाइट उस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो पहले स्पीड ऑफ लाइट यानी एयर से आई, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट का हमें रेशियो लेना है सेकेंड मीडियम में। ठीक है, तो जब ऊपर स्पीड ऑफ एयर ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम लेते हैं, या हाँ वैक्यूम ही ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कोई किसी भी मीडियम में बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इन दैट मीडियम। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आता है उसको हम डिनोट करते हैं n से, और जिस मीडियम की हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे एयर हो गया, एयर के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, वैक्यूम के लिए हम लिखते हैं मीडियम, तो इसका जो भी मीडियम है उसको हम लिख देते हैं, तो जिसका जो भी मीडियम है यहाँ पे nm से डिनोट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, या कोई भी दूसरा सेकेंड मीडियम हो सकता है। एक मीडियम क्लियर है क्या, वैक्यूम। तो ये हमारी इस तरह से आती है स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग जानते हैं वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे भी कुछ स्पीड आती है, मान लीजिए हम वाटर की बात कर रहे हैं या कोई मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो आप ध्यान दें कि मीटर पर सेकेंड यहाँ भी होगा, मीटर पर सेकेंड ये भी स्पीड है, वो भी स्पीड, तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो इसकी यूनिट आती है वो ये यूनिट लेस आता है, इसकी कोई यूनिट नहीं आती, आप सीधा C/V याद कर, मीडियम याद कर सकते हैं। आपको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मीडियम।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट RI, ठीक है। इसको हम जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू लाइट, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो हम उस मीडियम का NM लिख देते हैं बराबर C/VM। स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, स्पीड ऑफ इन वैक्यूम ऊपर, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज नीचे, ये हमारा NM आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एब्सोल्यूट रिलेटिव की बात करेंगे, ओके, ठीक है। एक साइड हम लोग लिख देंगे ताकि जो है हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पहले हम लोग रिलेटिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं, रिलेटिव RI, ओके। रिलेटिव RI क्या होती है कि जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही हो, उसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो। जैसे एक में क्या था कि लाइट रे वैक्यूम से मीडियम में जा रही थी, हाँ, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, तो हम किस तरह से लिखेंगे ये चीज आपको देखनी है। लेट्स से आप ये से मान लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे कोई वाटर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो इनका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिख सकते हैं आप इनका, अगर आपको इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो ये आप लिखेंगे कैसे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड एयर में जो भी स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड इन एयर, ओके। उसी तरह से आप इस मीडियम में लिखेंगे स्पीड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर हम वाटर लिखें तो हम लिखेंगे स्पीड इन लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 to the power 8 अपॉन स्पीड इन वाटर, राइट। ये इसका वे है तरीका लिखने का, लेकिन हमें इन दोनों का आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में बताना है इसका, या इसके रिस्पेक्ट में इसका बताना है। हमें वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ना बता के इनकी रिस्पेक्ट में बताना है, राइट। तो हम किस तरह से लिखेंगे ये चीज देखिए, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल है। अभी आपको इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बारे में बता दीजिएगा कि कब लाइट रे पास जाएगी इस नॉर्मल के, कब लाइट रे इससे दूर जाएगी, ठीक है। तो हमें लिखना है एयर का, ठीक, ओके। तो इसको हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम इसमें लिखते हैं पहले जहां से लाइट आई है वहां का वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, राइट। इस तरह से हम इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, समझ रहे हैं। और अगर उसी तरह से अगर मैं उल्टा लिखना हो, मान ली लाइट यहां से जा रही है, ठीक है, उल्टी लाइट होगी, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट जैसे मान लीजिए यहां से जा रही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है एयर, हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट गई, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कॉमा लगा के फिर वाटर का लिखते हैं, ठीक है, जहां से लाइट आई है। और स्पीड जैसे जो आपने यहां से लिख लिया जहां लाइट गई है वहां स्पीड ऑफ एयर पहले लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, राइट। समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं यहां से उल्टा, स्पीड ऑफ वाटर जब ये इधर आएगा तो वेलोसिटी ऑफ, जब ये वाटर आगे गया, ठीक है, और एयर पीछे आई तो वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर आपस में उल्टे हो गए। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में जो होगा वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जस्ट उल्टा आएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो हमें इसके रिस्पेक्ट में चाहिए स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरह से हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना ही कलाकारी है, बाकी एब्सोल्यूट वाला तो इजी है। अगर यहाँ पे मान लीजिए वाटर में ही लाइट जा रही होती वैक्यूम से लाइट आ रही होती तो आप यहाँ पे एयर वैक्यूम लिखिए या ना लिखिए, डायरेक्ट यहाँ पे आप वैक्यूम लिखिए या ना लिखिए या ना लिखिए, ठीक है, सेम आएगा, राइट। अगर आपको मान लीजिए एक देते हैं क्वेश्चन, आप उसको लिख के एक बार कोशिश करिए, ठीक है।
ठीक है, ये मान लीजिए मीडियम एक्स है, ये मीडियम वाई। ठीक है, लाइट आ रही है यहाँ से और लाइट इस तरह से ऐसे चलेगी। ठीक है, इस तरह से ये कोई सरफेस, दो मीडियम के बीच का जो इंटरफेस है ये इसको, ये वो है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखते हैं जिसमें लाइट पहले जहां से आई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई कॉमा जिसमें लाइट गई है इनटू एक्स बराबर वेलोसिटी, फिर एक्स वाले की वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी इन एक्स अपॉन वेलोसिटी इन वाई। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अगर यही उल्टा रहे, लाइट यहां से आके और यहां गई हो, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिव ये एक्स है, सेम ये वाई है, तो आप कॉमन सेंस से समझ रहे होंगे। पहले क्या लिखेंगे, एन जहां से लाइट आई है, कहां से आई है, एक्स से, गई काय में, वाई में, और वेलोसिटी जहां लाइट गई है वहां की लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ एक्स, इस तरह से। ठीक है ना, लाइट कहां से आई और कहां गई, इस चीज पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। यही देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखना कलाकारी वहां की वाला तो आसान है बहुत ज्यादा, एब्सोल्यूट वाला लिखना। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है और डेंसर से रेयर जाती है। ठीक है, एक बार हम लिखते हैं रेयर से डेंसर। अब रेयर डेंसर आप समझ गए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आता है उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। ऑप्टिकली डेंसर है, डेंसिटी से डिपेंड मसला नहीं है कि मास अपॉन वॉल्यूम वाला डेंसिटी नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर ये डेंसिटी होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाई होगा, मान लीजिए कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि n2 डेंसर है n1 से। ठीक है, n2 ज्यादा डेंसर है n1 से। ओके, तो हम लोग पहले रेयर टू डेंसर बात करते हैं। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। यहाँ पे लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इसी में हम लोग स्नेल्स लॉ भी समझ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई दो मीडियम्स का इंटरफेस है, लेट्स से ये n2 है, लेट्स से ये n1, और आपको दिया गया है लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। ठीक है, ये डेंसर है, ये रेयर है, n2 इज ग्रेटर देन n1। ओके, n2 ज्यादा डेंसर है n1 से। लाइट सपोज लाइट आ रही है यहां से, ठीक है, आप लाइट जहां पे इंसिडेंट करती है, जहां पे सरफेस को टच करती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी हम लोग सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, और जिस नॉर्मल के साथ लाइट जिस एंगल पे आती है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, बाकी आगे हम लोग कायदे से लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रे, राइट। ये उसका इंटरफेस है। एंगल हमेशा, पिछली बार भी समझाया था, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ जो हम लोग नापते हैं। ठीक है, आप देखिए, लाइट जब रेयरर से डेंसर जा रही होती है तो लाइट नॉर्मल से के पास आ गई होती है इस तरह से। ठीक है, एंगल आर, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। इसको भी हम लोग नॉर्मल के साथ ही लेते हैं। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिख दिया है n2। ठीक है, तो क्या होता है कि एंगल I और एंगल R, आप लोग ये चीज याद रखनी है कि एंगल I ग्रेटर होता है एंगल R से। कब? जब लाइट रेयरर से डेंसर घुसती है। ठीक है, अब सेम आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, जब लाइट, अब यहां पे मान लीजिए, इसी में बता देते हैं, जब लाइट मान लीजिए n2 n1 डेंसर है n2 से। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे n2 नीचे वाला डेंसर था, ऊपर रेयर था, यहाँ पे ये डेंसर है, ये रेयर है। ठीक है, तो सेम लाइट आएगी,
ठीक है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे ही बोलेंगे। जिस जिस पॉइंट पे टकराती है उसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल के साथ जिस जो एंगल बन रहा होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये n1 है, n2 है। तो ये जब रेयरर से जा चुकी है, हाँ, जब डेंसर से रेयरर जा रही होती है तो लाइट क्या उल्टा वाला दिया गया, जब रेयरर से डेंसर जाती है तो पास में आ जाती है, हाँ। और जब रेयरर से, हाँ, डेंसर से जब रेयरर जाती है तो रेयरर मीडियम में लाइट नॉर्मल से आगे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये इसको हम एंगल आर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आर से बड़ा था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर से छोटा है। इसी चीज को याद रखने के लिए एक हम लोग को लॉ दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। आप लोग इसको समझ लिए। अब देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना बताया गया, n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया n2। यहीं पे हम लोग स्नेल्स लॉ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका स्टेटमेंट कायदे से लिख लेंगे। स्नेल्स लॉ था कि रेशियो ऑफ, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे कि जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है वो मीडियम इनटू जिस एंगल पे वो आती है उसका साइन ऑफ आई, उसका, ठीक है, वो इक्वल होता है। देखिए, इसका स्टेटमेंट हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन इसकी असल मीनिंग आप इस तरह से समझेंगे। n1 इंटू साइन ऑफ आई इक्वल्स टू जिस मीडियम में लाइट गई है n2 साइन ऑफ आर, और जिस एंगल पे वो लाइट आई है एंगल साइन ऑफ आर। ये है रिफ्लेक्टिव स्नेल्स लॉ का रियल मीनिंग। जिस मीडियम से लाइट आई है उसका साइन ऑफ आई और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है जिस मीडियम में लाइट गई है उसका और जिस एंगल पे गई है वो साइन ऑफ आर। ये इसका रियल मीनिंग है। जब हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, प्रिज्म या जो भी हमारा भी हमने क्या लिखा था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बारे में हम लोग लिखा था हम लोग। जब हम वो पढ़ेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस एंगल पे लाइट आती है और उस मीडियम के बाद जब लाइट निकल के जाती है तो वो पैरेलल होती है। ये चीज हमें याद रखने में आसानी रहती है। और ये चीज भी आसानी है यहां से रहती है कि देखिए, हमने क्या बताया कि साइन आई ग्रेटर होगा साइन आर से। कब, जब n2 ग्रेटर देन होगा देखिए, यहाँ पे n2 ज्यादा है, साइन आर छोटा हो जाएगा। यहाँ पे n1 छोटा है तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए, बराबर रखने के लिए साइन ऑफ आई को बड़ा होना चाहिए। आप लोग जानते हैं, याद रखना है आपको कि साइन की जिस तरह से डिग्री बढ़ाते रहते हैं हम लोग, उसका वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू कम, साइन पाई बाई 2 की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, राइट, 1 आती है। तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं कि साइन जब रेयरर से डेंसर जा रही होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और जब डेंसर से रेयरर जा रही होती है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा होता है एंगल ऑफ आर से। ये याद रखने में आसानी रहेगी, क्योंकि जब रेयरर से डेंसर से रेयरर जाता है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, और जब रेयरर से डेंसर जा रहा होता है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। मतलब ये एंगल इस एंगल से छोटा हो जाता है, राइट। अब हम लोग एंगल, ये स्नेल्स लॉ और जो हमारा लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसको सही से स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं, राइट। ये आप लोग ये लिखा रहने दें ताकि आपको उसका स्टेटमेंट लिखने में आसानी रहे। आपको अगर ये याद रहा ना तो आप स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट बड़ा आसानी ही लिख सकेंगे। तो ये आप लोग एग्जांपल के तौर पे भी समझ लेंगे, ठीक है। पहले स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। स्नेल्स लॉ, कितनी देर की होगी वीडियो, ठीक है। इसका स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ साइन आई, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल to the sine of refraction angle is
always constant for a particular wavelength. वेवलेंथ वाला टर्म आपको याद रखना कि वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम वेवलेंथ के लिए आप ये देखिए, इस स्टेटमेंट से आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, याद रखना है। क्या है साइन ऑफ आई, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर कांस्टेंट आना चाहिए, राइट। और इस स्टेटमेंट से आप लोग क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ आई, राइट, और साइन ऑफ आर का बदल लिया ये, तो बराबर क्या आएगा n2 अपॉन n1। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू कोई आएगी। मान लीजिए इसका 1.6 है, इसका 1.5 है, तो 1.6 अपॉन 1.5 पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ही तो आएगी। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो लॉ आपको किताब में, जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, और ये वो लॉ है, वो फंडा है जो आपको याद रखना है आपने आगे के लिए। जब हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये फंडा काम में आएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि रेयर डेंसर की आई ज्यादा होता है, एन कब आर कब कम होगा, तो वो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए लाइट इस तरह से है, ठीक है, और ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है। n1 की वैल्यू इसके लिए 1 मानते हैं, और इसके लिए n2 मान लीजिए कोई वाटर है, तो इसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लेते हैं, लेट्स से 1.5 मान लेते हैं, ओके। और यहाँ से लाइट आप समझ रहे हैं कि यहाँ 1.5 यानी कि रेयर से डेंसर जा रही है लाइट, तो ये एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री, राइट। तो आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा, दूसरा ये शिफ्टेड आर होगा, ये कितना होगा। आपको इंसिडेंट एंगल पता है, रिफ्रैक्टिव एंगल पता है, आप इस फार्मूले देखिए ये रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन इस फार्मूले से आप लोग वो एंगल आप आसानी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से क्या करिए, चुपचाप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 इंटू इंसिडेंट एंगल का साइन लिखिए, साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट, इक्वल टू करिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इंटू साइन ऑफ आर करिए। आपको साइन आर बताना है, तो 1 अपॉन 1.5 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 इक्वल टू साइन आर। हमें ये साइन आर एंगल ही निकालना है, ठीक है, T/3, तो साइन आर आपका आएगा 1/3, समझ रहे। ये 0.5 का होता है जब एंगल 30 होता है, 0.5, तो जब एंगल 1/3 यानी कि जब डिस्टेंस 0.33 होगा तो साइन आर की वैल्यू आप समझ रहे हैं साइन 30 से कम ही आएगी। देखिए साइन 0.5, देखिए साइन का एंगल बढ़ता है एंगल के साथ, तो जिस तरह से जब 0.5 पे एंगल आया था कितना 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी आई 1.5 0.5, तो जब ये 0.5 ये कितना आएगा 0.3333, यानी 0.5 से कम, यानी कि साइन आर की वैल्यू जो है कम ही तो होगी साइन 30 से, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जब रेयर से डेंसर जाएगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये फार्मूला समझ में भी आ गया, आपको लिखना कैसे ये भी समझ में आ गया, और आप इसका न्यूमेरिकल किस तरह से मिलाएंगे वो भी आपके समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक है। हम जो है लेटरल शिफ्ट की बात और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए कोई स्लैब है, कोई स्लैब है किसी थिकनेस T की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N, ठीक है।
यहाँ आसपास सब एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, बाद बाकी सब एयर है, एयर यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो आप अगर ऐसे लाइट रे डालेंगे, आपको भी बात तो बताया गया कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो किधर शिफ्ट होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल की साइड शिफ्ट हो जाएगी, और इस तरह से चलती जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मीडियम से हवा में आ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए लाइट रे आई कहाँ से, इस तरह से निकल के कहाँ, अगर ये हम लोग स्लैब में रखे होते तो लाइट किस तरह से निकल के जाती, जिस वे इसी तरह से निकल के जाती, ठीक है। तो अगर आप को लाइट आ रही है और आप यहाँ पे स्लैब के यहाँ पे अगर बैठे होते, यहाँ से आप देख रहे होते, ठीक है, तो आपको लाइट कभी नहीं दिखाई देती। आपको इस लाइट रे को देखने के लिए अपने आप को इतना शिफ्ट करना होगा, आई को अपनी यहाँ से यहाँ के अलावा आपको यहाँ देखना होगा। लाइट अगर ये स्लैब ना होती तो लाइट यहाँ पे दिखाई देती, लेकिन लाइट कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे डी शिफ्ट हो चुकी है। इस शिफ्ट को ही हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ए स्लैब की थिकनेस है टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। अब देखिए ये मान लीजिए एंगल है आई, आपको ये याद रखना होगा कि ये लाइन जो होती है वो इस लाइन जो इमर्जिंग एंगल है उसके पैरेलल आती है, ठीक है। यानी कि एंगल आई और यहाँ पे जो एंगल आना चाहिए इसको हम लोग एंगल ई बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने जो आपको स्नेल्स लॉ में स्नेल्स लॉ लिखना दिखाया है, आप उस हिसाब से चलेंगे तो एंगल ई को एंगल आई के बराबर अपने आप प्रूव कर सकेंगे। कैसे? आपको सबसे पहले लगाना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, आपको पहले यहाँ पे रिफ्रैक्ट स्नेल्स लॉ लगाना है। कैसे? 1 इंटू साइन ऑफ आई इक्वल्स टू एन इंटू साइन ऑफ आर, जो इसका आर है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन लिखनी है, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल्स टू एन इंटू साइन आर लिख सकते हैं। अब एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी ये इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ पे लिखनी है, एक बार यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। आप देखिए लाइट रे जिस एंगल पे आएगी वो इसके साथ, ये देखिए ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी है, ठीक है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो जिस एंगल पे ये लाइट जाएगी उसी एंगल से लाइट इसमें इसके लिए इंसिडेंट बन जाएगी, ठीक है। जो लाइट यहाँ से रे पे निकली है जिस एंगल पे, उसी एंगल पे इस दूसरी सरफेस से बाहर जाएगी, ठीक है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे इसका, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिखेंगे, n इंटू साइन ऑफ ई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ, अरे यहाँ पे r लिखेंगे सॉरी, और यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस इज ई, ठीक है। अब देखिए n की जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r इंटू साइन ऑफ r इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ऑफ ई। साइन आर कैंसिल, साइन ई बराबर साइन आई, साइन साइन कैंसिल, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई के बराबर है। यानी कि ये लाइन जिस एंगल पे इस पे टच की थी इस नॉर्मल से, उसी एंगल पे इससे निकल जाएगी, यानी एंगल आई और एंगल ई, यानी कि ये लाइन इस तरह से, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसीलिए इसको पैरेलल शिफ्ट को ही हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं, राइट। ये हमारा लैटरल शिफ्ट है, और लैटरल शिफ्ट हमारा डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके। दूसरा डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब एंड थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कि कितनी है टी, ओके। इन चीजों पे ये डी डिपेंड करता है, ठीक है। डी कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है, ओके। आप समझ रहे हैं कि साइन एन जितना ज्यादा हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, ये लाइट उतनी ज्यादा इधर शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। ये लाइट उतनी ज्यादा इधर
इधर बढ़ती जाएगी तो उतना ही लेटरल शिफ्ट ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो लेटरल शिफ्ट टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये हमारा लेटरल शिफ्ट तक की बात थी। लेटरल शिफ्ट बाय स्लैब, लेटरल शिफ्ट बाय स्लैब। वो आधे घंटे का वीडियो हो चुका होगा, ज़्यादा ही हो गया है 1 घंटे से। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सारी बता दी मैंने। ठीक है, ये डी कितना आता है ये आपको निकालने की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट इस तरह से लिखते हैं। लेटरल शिफ्ट ये मैंने आपको बता दिया, और एंगल आई ये भी बता दें कि जिस एंगल पे इंसिडेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब पे, उसी एंगल से निकल जाता है। एंगल ई और एंगल आई बराबर आते हैं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में ये पूछ लिया जाता है कि जिस एंगल पे लाइट आती है स्लैब पे, अगर सेम मीडियम से निकल जाए, जिसमें आई थी उसी में चली जाए, तो ये एंगल बराबर होते हैं, ये पैरेलल ही निकल जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंसेज के बारे में बात करेंगे। आई होप अगला वीडियो भी देखें। ओके।